हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस सफर का कहानी के एक नए भाग के साथ। एपिसोड 62, महाराज की घोषणा, प्रतापगढ़ के तीनों राजकुमारी के विवाह की योजना और न्यारो का नया प्लान। अपने कक्ष की तरफ बढ़ते हुए माही एक दासी के साथ टकरा गई थी, जिस वजह से उस दासी के हाथ में जो पत्रों से भरा थाल था वह नीचे गिर गया था। और उन सभी पत्रों में से एक पर यक्ष का नाम देखकर माही थोड़ा हैरान हो गई थी, लेकिन दासी से पूछने पर उसे पता चला कि राजमहल में एक भव्य उत्सव का आयोजन होने जा रहा है जिसमें विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इस बात को जानकर माही थोड़ा चिंतित होते हुए सोची, अचानक से ये सारे लोगों को बुलाना थोड़ा अजीब बात है। अपने कक्ष की तरफ बढ़ते हुए, लगता है इस टिकलू महाराज के दिमाग में कुछ तो प्लानिंग चल रही है। ऐसा सोचते हुए माही अब राजमहल के बाग के अंदर प्रवेश कर चुकी थी, क्योंकि राजकन्या माया का कक्ष विशेषकर उसने बाग के निकट ही बनवाया था, इसलिए उस कक्ष तक जाने का एक रास्ता उस बाग से होकर गुजरती थी। एक तरफ जहां माही अपने ही ख्यालों में खोई हुई उसके कक्ष की तरफ जा रही थी, तो वही उसके ठीक सामने से राजकुमारी अंतरा और राजकुमारी चारुमती किसी विषय पर बातें करते हुए अपने ही धुन में खोई हुई माही की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अंतरा के साथ बातें करते हुए अचानक चारुमती की नजर माही पर पड़ी और वह तुरंत वहीं पर रुकते हुए घबराई हुई आवाज में अंतरा की तरफ देखकर उससे बोली, अंतरा रुको, चलो हम दूसरी तरफ से जाते हैं। ये सुनकर अंतरा चारुमती की तरफ अस्पष्टता से देखते हुए पूछी, क्यों, इस मार्ग से जाने में कोई समस्या है क्या? अरे केवल समस्या नहीं, बल्कि बहुत बड़ी विपदा है। एक हाथ से माही की तरफ इशारा करते हुए, वह देखो सामने से राजकन्या माया आ रही है, और तुम्हें तो पता है ना हमें उनसे कितना भय लगता है। चारुमती के इस बात को सुनकर अंतरा उस पर हंसते हुए बोली, हाँ हमें पता है तुम्हें राजकन्या माया से कितना भय लगता है। ऐसे में तुम तो बहुत ही बाघिन बनी फिरती हो, लेकिन जब राजकन्या माया तुम्हारे समक्ष आ जाती है तो दूर से ही उन्हें देखकर तुम्हारा मुख किसी मासूम खरगोश की तरह बन जाता है। ये कहकर अंतरा अपने हंसी को मुंह में ही दबाकर हंसने लगी। और खुद पर अंतरा को इस तरह से हंसते हुए देखकर चारुमती अपने विवशता और गुस्से के मिले झूले भाव के साथ उससे बोली, तुम्हें हमारा उपहास बनाने में बहुत आनंद आ रहा है ना? एक बार राजकुमार नीरज के साथ तुम्हारा विवाह हो जाने दो, फिर हम उनसे कहकर तुम्हें ऐसा दंड दिलवाएंगे जिससे तुम्हारे मुंह पर दिख रहा ये हंसी और भी अधिक रोचक लगेगी। चारुमती ने कहा और गुस्से में वहां से दूसरी दिशा में जाने लगी, जिसके इस गुस्से को देखकर अंतरा उसी तरह हंसती हुई उसके पीछे जाने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ माही के वहां से जाने के बाद रक्ष नीरो के पास आया और उसके सामने आकर खड़ा होते हुए होठों पर एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, चलिए भ्राताश्री, हम आपको आपके विश्राम गृह में ले चलते हैं। ऐसा कहते हुए रक्ष की नजर नीरो के पीछे खड़े दो अनजान युवकों पर पड़ी, जिन्हें देखकर वह अस्पष्टता के भाव से नीरो की तरफ देखते हुए पूछा, वैसे ये दोनों युवक कौन है? ये दोनों श्वेत शक्ति ऊर्जा रत्न है। ये जिस रत्न के भीतर वास कर रहे थे वो रत्न टूट गया है, इस कारण से जब तक वो रत्न दोबारा ठीक नहीं होगा तब तक ये दोनों अपने मानव रूप में ही रहेंगे। नेहरू श्वेतांश और वर्षित की तरफ मुड़कर रक्ष के सवाल का जवाब देते हुए बोला, जिसे सुनकर रक्ष हैरानी से श्वेतांश और वर्षित को देखते हुए बोला, क्या सत्य में ये दोनों श्वेत ऊर्जा रत्न है? जिस रत्न को दादाश्री ने बुआसा को दिया था ये वही रत्न है ना? तुम्हारा अनुमान सही है रक्ष, यह वही रत्न है। मित्रा चलते हुए रक्ष के पास आकर खड़ी हुई और अपने होठों पर एक हल्की मुस्कान के साथ उसे यकीन दिलाते हुए बोली। और मित्रा के इस बात को सुनकर रक्ष यकीन करने की कोशिश करते हुए बोला, ये रत्न कई वर्षों से दादाश्री के पास था परंतु कभी भी जागृत नहीं हुआ था, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे ये रत्न जागृत हो गया? उलझन में अपना सर झटकते हुए, खैर जो भी हो, हमें इस विषय में बाद में विस्तार से बात करेंगे। चलिए मैं आप सभी को आपके कक्षा में ले चलता हूँ, रक्ष ने कहा और आगे की तरफ बढ़ने लगा, जिसके पीछे पीछे न्यारो, मित्रा, श्वेतांश और वर्षित भी जाने लगे, परंतु नीरज अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था। उसके मन में इस वक्त श्वेतांश और वर्षित को देखकर बहुत ही कठिन सवाल चल रहे थे। उसके माथे पर एक चिंता की लकीर दिख रही थी। वह वहां से माया के कक्ष की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचा, मेरे मन में जो प्रश्न चल रहा है इसका उत्तर अब केवल बुआसा ही दे सकती है, हमें उनके पास ही जाना होगा। ये सोचकर वो माया के कक्ष की दिशा में बढ़ गया। दूसरी तरफ माही अपने कक्ष के सामने पहुंच चुकी थी। उस कक्ष के दरवाजे को देखते हुए उसने गहरी सांस लिया और फिर अपने होठों पर एक मुस्कान लाकर उस दरवाजे की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, फाइनली, उस टिकलू महाराज ने एक अच्छा काम किया मुझे वापस बुलाकर। कम से कम अब मुझे जंगल में तो नहीं सोना पड़ेगा। ऐसा बोलकर माही ने दरवाजे पर हल्का सा धक्का दिया और उसके ऐसा कहते ही तुरंत वह दरवाजा खुल गया। माही उस कक्ष के भीतर अपना कदम बढ़ाते हुए चारों तरफ देखकर खुशी से बोली, इस बेवकूफ माया ने अपना कमरा बहुत सुंदर बनवाया है, और इसी बहाने मैं थोड़ा बहुत उसकी तारीफ भी कर सकती हूँ। माया का कमरा हर समय की तरह इस वक्त भी बहुत भव्य लग रहा था।
पूरे राजमहल में एक महाराज के कक्ष के बाद सबसे बड़ा कमरा माया का ही था। बड़े बड़े बालकनियों वाली खिड़कियां, कक्ष के बिल्कुल मध्य में एक बहुत बड़ा पलंग जिस पर गहरी लाल रंग की मखमली चादर बिछे हुए थे। खिड़कियों पर हल्की गुलाबी रंग के पर्दे हवा के झोंकों के साथ लहरा रही थी। पलंग की ठीक सामने कुछ ही कदमों की दूरी पर एक बहुत बड़ा जलकुंड बना हुआ था, जिस पर सफेद और गुलाबी रंग के कमल के फूल खिले हुए थे। कमरे के बाईं ओर श्रृंगार स्थल था, जहां पर एक बहुत बड़ा दर्पण दीवार के साथ लगा हुआ था और उसके ठीक सामने श्रृंगार के वस्तुओं से भरा हुआ एक मेज रखा था, जिसके किनारे पर सोने से बना और हीरों से जड़ा हुआ एक कुर्सी रखा हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ कमरे के दाएं ओर स्नान गृह था, जिसका द्वार फिलहाल बंद था। उस कमरे में एक धीमी धीमी खुशबू फैली हुई थी। सुबह का वो मखमल धूप खिड़कियों से होकर कमरे के भीतर आ रही थी और पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। उस कक्ष के साथ एक बालकनी भी जुड़ा हुआ था, जहां पर रंगीन फूलों का एक छोटा सा बाग था और वहां पर एक झूला भी लगा हुआ था। उस कक्ष के भीतर आने के बाद से माही का मन अब पूरी तरह प्रसन्न हो चुका था। उसके होठों पर एक हल्की सी प्यारी मुस्कान थी। वो माया की उस पूरे कमरे को बहुत ही ध्यान से देखते हुए बालकनी की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी उसे अपने कक्ष के द्वार से किसी महिला की आवाज आई। वह महिला उसे पुकारते हुए बोली, राजकन्या, क्या हम भीतर आ सकते हैं? ये सुनकर जब माही द्वार की तरफ देखी तो वहां पर एक दासी अपने हाथ में एक पात्र लिए खड़ी हुई थी। उस पात्र के ऊपर एक लाल कपड़ा रखा हुआ था, जिस कारण उस पात्र के भीतर रखा हुआ वस्तु नजर नहीं आ रहा था। उस दासी को वहां पर देखकर माही उसे भीतर आने की अनुमति देते हुए बोली, आ जाओ। अनुमति पाकर वो दासी अपना सर झुकाकर भीतर आई और अपने हाथ में पकड़े पात्र को माही की तरफ बढ़ाते हुए बोली, राजकन्या, रानी पल्लवी ने आपके लिए ये भिजवाया है, कृपया इसे स्वीकार करें। दासी के मुंह से रानी पल्लवी के विषय में सुनकर माही ने अधिक कुछ नहीं सोचा, क्योंकि उसे पता था इस पूरे महल में जब माया अकेली हो गई थी, उसके माँ का छाया उसके माथे से जब हट चुका था, तब एकमात्र रानी पल्लवी ही थी जिन्होंने उसे अपने संतान की तरह स्नेह दिया था। इसलिए माही ने बिना कोई सवाल किए उस पात्र को दासी के हाथ से लिया और फिर उस दासी से बोली, अब तुम जा सकती हो। ये सुनकर दासी भी माया के कक्ष से जाने लगी, लेकिन तभी माही ने कुछ सोचते हुए उसे रोककर पीछे से पुकार कर कहा, एक क्षण रुको जरा। वो दासी रुक गई। इसके बाद माही उसके पास आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, इस भेंट के लिए रानी पल्लवी को मेरी तरफ से धन्यवाद कह देना। जी राजकन्या, दासी ने कहा और वहां से चली गई। दासी के बाहर जाने के बाद माही ने अपने हाथ में पकड़े पात्र को एक मेज के ऊपर रख दिया और फिर जैसे ही वो दासी कक्ष से बाहर निकली थी, उसी समय राजकुमार नीरज माया के कक्ष के द्वार पर आकर खड़े होते हुए माही से पूछा, बुआ सा, क्या हम भीतर आ सकते हैं? माही जैसे ही नीरज की आवाज सुनी तो वो हैरानी भरी नजरों से द्वार की तरफ देखी और नीरज को वहां पर देखकर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, नीरज खुद ही भीतर आ गया और माही के सामने खड़े होते हुए गंभीरता से बोला, बुआ सा, हमें केवल आपसे कुछ क्षण चाहिए, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। नीरज के इस बात को सुनकर माही उसकी तरफ अस्पष्ट भरी नजरों से देखते हुए पूछी, क्या पूछना है तुम्हें? ये सुनकर नीरज ने कहा, बुआ सा, हम श्वेत ऊर्जा रत्न के विषय में पूछना चाहते हैं। आखिर वो रत्न जो वर्षों से इतने प्रयासों के बाद भी जागृत नहीं हुआ था, अचानक से कैसे जागृत हो गया? कोट, हाँ, हम जानते हैं कि महारानी मोहिनी ने ये बात कही थी कि जब ये रत्न आपके पास होगा तभी ये जागृत हो पाएगा, परंतु हमने पिताश्री से ये बात सुना था, जब आप बाल्यकाल में थी तब दादाश्री ने आपके हाथों में उस रत्न वाले अंगूठी को पहनाया था ताकि वह जागृत हो सके, परंतु उस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसी तरह नीरज माही को ऐसे बहुत सारे बातें बता रहा था, जिसे सुनते हुए माही भी थोड़ा असमंजस में पड़ गई। वो नीरज के बातों को ध्यान से सुनते हुए अपने मन में सोची, क्या उस अंगूठी को मुझे पहले भी पहनाया गया था, लेकिन कब और ये बात मुझे कैसे नहीं पता, पर जो भी हो ये तो सोचने वाली बात है कि पहले भी मुझे वही सेम अंगूठी पहनाई गई थी, लेकिन वो जागृत नहीं हो पाया, और अब मैंने तो उस अंगूठी को जागृत करने की कोई कोशिश भी नहीं की, लेकिन फिर भी ये जागृत हो गई, ऐसे कैसे? ऐसा सोचते हुए माही के मन में एक ख्याल आया और वह नीरज की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर कोई भाव ले बिना ही बोली, ऐसा भी तो हो सकता है कि माँ ने कहा होगा कि ये अंगूठी तभी जागृत होगी जब मैं बालिक हो जाऊंगी। कोट, माही के इस बात को सुनकर नीरज के चेहरे पर जैसे अचानक एक संतुष्टि का भाव आ गया और वो अपने होठों पर एक सहमति भरा मुस्कान लाते हुए माही से बोला, उचित कहा आपने, हम तो कुछ अधिक ही सोचने लगे थे। ये सुनकर माही ने बस मुस्कुरा दिया और बालकनी की तरफ जाते हुए नीरज से बोली, अगर तुम्हें और कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं बुआ सा, हमारे मन में और कोई प्रश्न नहीं है। कक्ष से बाहर जाते हुए, आप विश्राम कीजिए, हम चलते हैं, नीरज ने कहा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद माही अपने कक्ष के साथ जुड़े हुए बालकनी में आ गई थी। उस बालकनी के ऊपर से प्रतापगढ़ के राजमहल का आधा हिस्सा लगभग साफ नजर आता था, इसके अलावा वहां से प्रतापगढ़ का भी लगभग कुछ हिस्सा दिखता था।
माही उस बालकनी के बिल्कुल किनारे पर आई और अपने दोनों हाथों को बालकनी के किनारे पर रखकर आसमान की तरफ देखी और होठों पर हल्की मुस्कान के साथ एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ये पल कितना सुकून भरा है, मन करता है बस ऐसे ही आसमान को देखती रहूं। ऐसा कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसी तरह खड़े होकर बोलने लगी, हमें तो दूर आसमान तक जाना है, धरती तो बस कुछ वक्त का ही ठिकाना है। ऐसा कहकर माही ने अपनी आंखें खोल ली और उसी मुस्कान के साथ वहां से मुड़कर अपने कक्ष के भीतर आई और स्नान गृह की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ राजकुमारी मित्रा इस वक्त प्रतापगढ़ के राजमहल में अपने कक्ष के भीतर पलंग पर बैठकर मजे से सेब खा रही थी और उसके कक्ष में कुछ दासियां उसके वस्त्रों को एक संदूक में भरकर सही से रख रही थी। एक दासी जो मित्रा के आभूषणों को संदूक में रख रही थी, वो अपना कार्य करते हुए मित्रा से पूछी, राजकुमारी, कुछ ही देर में आपको यहाँ से प्रस्थान करना है, आप तैयार हो जाइए। ये सुनकर मित्रा पलंग से उठकर खड़ी होते हुए उस दासी से बोली, हम अभी स्नान कर कर आते हैं, तुम हमारे वस्त्र और आभूषण तैयार रखो। मित्रा ने कहा और वहां से सेब खाते हुए ही अपने स्नान गृह की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ फूलवती का कक्ष। फूलवती इस समय अपने कक्ष में एकांत थी। वो इस वक्त एक मेज के सामने खड़ी हुई थी जिसके ऊपर वही पुस्तक रखे हुए थे जिन्हें वह महापुस्तकालय से लाई थी। वो उन पुस्तकों को देखते हुए होठों पर एक जीत की मुस्कान के साथ खतरनाक भाव से बोली, बस केवल यह अनुष्ठान समाप्त हो जाए, इसके बाद मैं अपना कार्य भी शुरू कर दूंगी। उसने कहा और फिर वो भी अपने स्नान गृह की तरफ जाने लगी। स्नान गृह के द्वार के भीतर प्रवेश करते हुए उसने थोड़ा अस्पष्टता से कहा, परंतु अचानक से ये अनुष्ठान रखने का विचार क्यों आया होगा पिताश्री को। ऐसा कहते हुए वो अब स्नान गृह के भीतर पहुंच चुकी थी और जलकुंड की तरफ बढ़ रही थी। उसने अपने ऊपर ओढ़े हुए चुनरी को हटाकर जलकुंड के पास में रखे मेज पर रखा और एक एक कदम जलकुंड की सीढ़ी से जल के भीतर जाते हुए बोली, अवश्य ही कोई विशेष बात होगी, अन्यथा प्रतापगढ़ में इतना भव्य उत्सव का आयोजन केवल तभी होता है जब कोई शाही विवाह हो रहा हो या फिर अनेकों विशेष अतिथियों का आगमन हो। ऐसा कहते हुए फूलवती जलकुंड के मध्य में पहुंच चुकी थी। वो जलकुंड बहुत बड़ा था। उसके जल में गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही थी जो फूलवती को चारों ओर से घेरे हुए थे। उस जलकुंड के भीतर का माहौल बहुत मधुर था। चारों तरफ गुलाब की महक फैली हुई थी। उस स्नान गृह में दो बड़े खिड़कियां थी जिसके पर्दों को हवा के झोंके बार बार लहरा रहे थे। उन पर्दों से सूरज की किरणें छनते हुए पूरे स्नान गृह को रोशन कर रही थी। स्नान गृह के भीतर लगे बड़े बड़े स्तंभ जिसके कोने पर सोने और रत्न से बने हुए फूलदान रखे हुए थे। उन फूलदानों में नारंगी और पीले रंग के फूल सजे हुए थे। हल्का सा सफेद धुआं जो जलकुंड के जल में प्रवाहित हो रहा था, वो उस पूरे स्नान गृह के वातावरण में सबसे ज्यादा आकर्षण वाला भाग था। फूलवती इस समय अपने शरीर पर लगे मैलों को जल से साफ कर रही थी और अपने आगे के कार्यों को अंजाम देने के विषय में सोच रही थी। दूसरी तरफ रक्ष ने न्यरो, श्वेतांश और वर्षित को उनके कक्ष दिलवा दिए थे। न्यरो भी इस समय अपने कक्ष के स्नान गृह में मौजूद था। उसके माथे पर दिख रहे वो चिंता की लकीरें इस बात को बयां कर रही थी कि वो किसी विषय में बहुत ही गंभीरता से चिंता कर रहा है। न्यरो इस वक्त जलकुंड के किनारे पर अपने दोनों हाथों को टिकाए हुए बैठा था। किसी विषय में बहुत ज्यादा सोचते हुए उसने एक गहरी सांस लिया और फिर अपनी आंखें बंद करके सर को जलकुंड के किनारे पर टिकाते हुए बोला, पता नहीं अब क्या होने वाला है। जितना ज्यादा मैं इस चीज को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ यह और भी ज्यादा उलझती जा रही है। और सबसे परेशानी वाली बात तो ये है कि मैं चाहकर भी इस बारे में माही को कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि यह मेरे वर्ग की पॉलिसी के खिलाफ है। आंखें खोलते हुए उसी परेशानी भरे लहजे में, अब जो करना है मुझे ही करना होगा, लेकिन करूं तो क्या करूं, क्योंकि मैं जो सोचता हूं और जो करने की कोशिश करता हूं वैसा तो कभी होता ही नहीं है। कुछ सोचते हुए, इसलिए इस बार कुछ ऐसा करना होगा जो मैं पहले से नहीं सोचूंगा। मतलब जो जैसा हो रहा है, जैसा होना चाहता है वैसे ही होने दूंगा और इसके लिए एक छोटी सी प्लानिंग मुझे पहले से तैयार रखनी होगी। एक तरफ जहां न्यरो किसी चीज की प्लानिंग के बारे में सोच रहा था तो वहीं दूसरी तरफ घने जंगल के बीच यक्ष का वह भव्य महल, जहां पर यक्ष अपने हाथ में एक काले रंग का चमकदार हीरा लिए खड़ा हुआ था। वह बड़े ही गौर से उस हीरे को देखते हुए होठों पर एक खतरनाक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, कितनी चमक है तुम में, और होना भी चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरे पास एक ऐसी पहचान है जो मुझे सभी ऊर्जा रत्न के मालिकों से भी ज्यादा श्रेष्ठ बनाती है। मुझे वो समय भली भांति स्मरण है जब तुम्हें पाने के लिए मैंने शक्ति ऊर्जा दर्पण को भी नष्ट कर दिया था। ऐसा कहते हुए ही यक्ष ने उस रत्न को हवा में ही छोड़ दिया और देखते ही देखते वह रत्न एक काला धुआं बनकर यक्ष के भीतर समा गया। ऐसा करते हुए यक्ष के होठों पर अभी भी वही खतरनाक मुस्कान थी। उसने अपने महल के छत गिर से पूरे जंगल की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तैयार हो जाना चाहिए, बस थोड़ी देर में नील और प्रतापगढ़ से उत्सव का नेवता आने ही वाला होगा। ऐसा कहते हुए यक्ष दूसरी तरफ मुड़कर वहां से जाने लगा, लेकिन तभी अचानक उसे जंगल के बीच से किसी का बहुत तेज आभा महसूस हुआ
उसने तुरंत उस आभा वाले दिशा में अपनी नजरें दौड़ाई तो उसे जंगल के बीच से एक नीली रोशनी अपने महल की दिशा में आती हुई नजर आई, जिसे देखते ही उसने हंसते हुए कहा, आखिरकार तुम आ ही गए, इतने वर्षों बाद तुमसे भेंट करके हमें बहुत प्रसन्नता होगी नील। ये बोलते हुए यक्ष उस रोशनी की तरफ देखने लगा। उसकी गहरी बैंगनी आंखें जिसमें न जाने कितने राज छुपे हुए थे, उन आंखों में इस वक्त एक अजीब सी गहराई थी। वो बड़े ही शिद्दत से नील के वहां तक पहुंचने का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ प्रतापगढ़ का राज दरबार, जहां पर इस समय प्रतापगढ़ के सभी विशेष राजशाही लोग, मंत्रीगण और सेनापति मौजूद थे। महाराज कुलदेव अपने सिंहासन पर बिल्कुल शाही अंदाज में बैठे हुए थे। वहां पर उपस्थित हुए सभी लोगों के मुख पर इस वक्त प्रसन्नता का भाव झलक रहा था। तभी सभी की प्रसन्नता को बढ़ाते हुए महाराज कुलदेव घोषणा करते हुए उत्साह भरे आवाज में बोले, आज से ठीक 3 दिन बाद से हम अपने राजमहल में एक भव्य अनुष्ठान का आयोजन करेंगे। ये अनुष्ठान पूरे 20 दिनों के लिए होगा। अनुष्ठान के आखिरी दिन यानी कि राजकन्या माया के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम राजकन्या माया, राजकुमारी नंदिनी, राजकुमारी फूलवती और इसके साथ प्रतापगढ़ के चौथे और 5वें राजकुमार यानी कि राजकुमार रणवीर और राजकुमार सूर्य के विवाह के लिए पात्र चयन कर उनके विवाह की घोषणा करेंगे। इसके अतिरिक्त हमने हमारे 2 पौत्रों के लिए भी विवाह की पात्री 2 कन्याओं का चयन कर लिया है। अपने सिंहासन से उठकर खड़े होते हुए उसी उत्साह भरी आवाज में, और अगर हमें उचित लगा तो इसी उत्सव के मध्य में अगर कोई विवाह करना चाहेगा तो उनके लिए भी विवाह का आयोजन यही प्रतापगढ़ में कर दिया जाएगा। अपनी बातों को खत्म करते हुए आज के सभा में केवल इतना ही। मुख्य सेनापति की तरफ देखकर, सेनापति, आप जाए और विशेष संदेश वाहकों को पूरे प्रतापगढ़ में हमारे घोषणा को प्रचार करने के लिए कह दीजिए। और हाँ, इस बात का भी पूरी तरह से ध्यान रखिए कि सभी अतिथियों को निमंत्रण पत्र मिलना चाहिए। ये बोलकर महाराज राजसभा से जाने लगे। उन्हें देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोग उठकर खड़े हो गए और महाराज के जाने के तुरंत बाद ही बाकी सभी लोग भी राजसभा से बाहर जाने लगे। केवल एक युवक को छोड़कर जो बहुत समय से अपने सोच में गुम था, और वो युवक और कोई नहीं बल्कि आर्यन था, प्रतापगढ़ के मुख्य सेनापति का बेटा और राजकन्या माया का मित्र। महाराज कुलदेव ने जैसे ही यह घोषणा की कि वो राजकुमारियों का विवाह करवाना चाहते हैं, जिनमें से एक राजकुमारी माया भी थी, ये सुनते ही आर्यन के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई थी। जब सभी लोग राज दरबार से बाहर की तरफ जा रहे थे तो वह अपने ही ख्यालों में खोया हुआ अपने स्थान पर ही बैठा था। वह बाहर जा रहे लोगों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचा, अगर माया को पता चल गया कि उसके पिताश्री उसके विवाह के विषय में सोच रहे हैं तो वह कहीं दोबारा महल से भाग ना जाए। जब पिछली बार वह अपने विवाह के विषय में एक अफवाह सुनकर महल से भागी थी तो उसे खोजने में सबसे अधिक कष्ट मुझे उठाना पड़ा था। कोट। आर्यन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पिता यानी प्रतापगढ़ के मुख्य सेनापति वहां पर आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए अपनी सख्त आवाज में ही पूछे, क्या हुआ पुत्र, किस विषय में सोच रहे हो तुम? अचानक से अपने पिता के इस बात को सुनकर आर्यन थोड़ा हड़बड़ा गया और अपने स्थान से उठते हुए बोला, कुछ नहीं पिताश्री, हम बस आगे के योजना के विषय में सोच रहे थे। राजमहल में इतना बड़ा अनुष्ठान होने वाला है, हमें इस समय और भी अधिक चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि हमारा शत्रु इस उत्सव का अवसर पाकर हम पर आक्रमण भी कर सकता है। आर्यन किसी तरह अपनी बात को संभालते हुए बोला, जिसे सुनकर उसके पिता ने और भी गंभीरता से कहा, उचित कहा तुमने, गर्व से आर्यन की पीठ पर थपथपाते हुए। तुम्हारे भीतर हमारा पुत्र होने की सारी काबिलियत है, हमें गर्व है तुम पर। जिस विषय में हम नहीं सोच पाए उस विषय में तुम इतनी गहराई से अब तक चिंता कर रहे थे, सेनापति ने कहा, और फिर आर्यन को अपने साथ वहां से ले जाने लगे। तो वही अपने पिता के बातों को सुनकर आर्यन ने बस एक बनावटी मुस्कान के साथ अपने पिता की तरफ देखा और फिर उनके साथ वहां से चला गया। दूसरी तरफ माया का स्नान गृह, जहां पर माही वहां पर बने एक बड़े से जलकुंड के भीतर नहा कम लेकिन पानी से खेल ज्यादा रही थी। जलकुंड के भीतर पानी में जितने भी फूलों के पंखुड़ियां थे उनमें से लगभग आधी पंखुड़ियां तो अब जलकुंड से बाहर ही थी। उस पूरी स्नान गृह में जल की और माही के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आ रही थी। माया का वो स्नान गृह फूलवती के स्नान गृह से भी अधिक सुंदर था। संगमरमर से बना हुआ वह स्नान गृह के स्तंभ जिस पर भव्य कारीगरी की गई थी, उसके नीचे बड़े बड़े स्वर्ण और रत्न से बना हुआ फूलदान रखा हुआ था, जिन पर सफेद और लाल रंग के फूल सजाए गए थे। 4 खिड़की के साथ जुड़ी हुई बालकनी, जहां की खिड़की पर लंबे मखमली पर्दे लगे हुए थे, जिन पर्दों के साथ हवा के झोंके टकराकर पूरे स्नान गृह में बह रही थी। फूलदान में सजाए गए फूलों की महक उस पूरे स्नान गृह में फैली हुई थी। खिड़कियों से दिख रहा सुबह का वह खुशनुमा नजारा काफी सुंदर लग रहा था। स्नान गृह में गूंज रही माही की किलकारियां उस जगह में और भी ज्यादा प्राण लाने का प्रयास कर रही थी। माही अपने दोनों हाथों से जलकुंड की पानी को हवा में उछाल उछाल कर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही बूंद को दौड़कर पकड़ने की कोशिश करते हुए हंस रही थी।
वह अपने असली जिंदगी में भी जब भी नहाने जाती थी और जब उसके पास काफी सारा वक्त होता था तो वह पूरे बाथरूम के अंदर बर्फ टब से पानी को उछाल उछाल कर सारा बाथरूम गीला कर दिया करती थी। इस वक्त माया के लंबे बाल जो उसके घुटनों से भी नीचे थे वो जलकुंड के जल में कमल के पत्तों की तरह तैर रही थी और माही खुद किसी मछली की तरह पानी के अंदर इधर से उधर उछलते हुए पानी के बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। माया की वह गोरी त्वचा काफी देर तक पानी में रहने की वजह से अब हल्का गुलाबी होने लगा था। उसके चेहरे पर किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, वह बस अपने में ही खिलखिलाकर हंसते हुए उन पानी के बूंदों के साथ खेल रही थी। लेकिन उसकी आवाजें स्नान गृह से बाहर नहीं आ रही थी, क्योंकि पहले के वक्त में हर कमरे को खासकर राजमहल के कमरों को इस प्रकार से बनाया जाता था ताकि सभी की गोपनीयता गुप्त रहे। माही इस वक्त मजे में इसलिए थी क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके टिकलू महाराज उसके लिए वर ढूंढने की साजिश कर रहे हैं। अब देर थी तो माही को इस बात का पता चलने की। दूसरी तरफ श्वेतांश और वर्षित के लिए रक्ष ने दो अलग अलग कमरे नियुक्त करवाए थे, परंतु उन दोनों ने रक्ष से कहकर अपने लिए एक ही कमरा नियुक्त करवाया था। वह दोनों ही इस समय उस कक्ष के साथ बने हुए बालकनी पर खड़े हुए थे और प्रतापगढ़ के राजमहल को बड़े ही उत्साहित नजरों से देखते हुए अपने हाथ में पकड़े शरबत के प्याले में से शरबत पी रहे थे। श्वेतांश अपने शरबत के प्याले में से एक घूंट शरबत पीकर वर्षित की तरफ देखते हुए उत्साह भरी आवाज में बोला, कितने वर्षों बाद हमने प्रतापगढ़ के राजमहल को पुनः देखा है ना। उचित कहा तुमने, आखिरी बार हम इस दुनिया के रोशनी को तभी देखे थे जब महारानी मोहिनी ने हमारा निर्माण किया था, और वो पल भी केवल कुछ ही समय के लिए था। इसके बाद दुष्ट शक्तियों से हमें बचाने के लिए उन्होंने हमें श्वेत रत्न के भीतर प्रवाहित कर दिया था। वर्षित भी थोड़ा उत्साहित होकर बोला और फिर पहले की बातों को याद करके थोड़ा गंभीर भाव से अपने आखिरी के वाक्य को बोला। इसके बाद अचानक कुछ सोचकर उसने श्वेतांश की तरफ देखते हुए पूछा, सुनो श्वेतांश, हम बहुत समय से तुमसे कुछ पूछना चाह रहे थे। किस विषय में? श्वेतांश थोड़ा गंभीर होकर वर्षित से पूछा, जिसे सुनकर वर्षित अपना एक हाथ बालकनी के किनारे पर टिकाकर श्वेतांश की तरफ देखते हुए गंभीरता से बोलने लगा। तुम्हें वो बात याद है जो महारानी मोहिनी ने हमसे कहा था? कौन सी बात? तुम क्या स्मरण दिलाना चाहते हो मुझे? श्वेतांश ने पूछा, जिसे सुनकर वर्षित आगे बोला, जब महारानी मोहिनी हमारा निर्माण कर रही थी, उस वक्त एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली ऊर्जा अचानक कहीं से प्रकट होकर महारानी मोहिनी को मारने की कोशिश कर रही थी, परंतु वह किसी तरह उस ऊर्जा के आघात से बच गई और उन्होंने मृत्यु से पहले हम दोनों से ही वचन लिया था कि हम राजकन्या माया की सुरक्षा उस ऊर्जा से करेंगे। और मैं इस समय केवल इसी विषय में सोच रहा हूँ कि आखिर हम उस ऊर्जा का पता कैसे लगाएंगे। हमें बस इतना ज्ञात है कि वह ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली है जो इस संसार में सभी ऊर्जाओं से अधिक ऊर्जावान है। इसके अतिरिक्त हमें उसके विषय में और कुछ भी ज्ञात नहीं है। ऐसा कहते हुए वर्षित के चेहरे पर गंभीरता और चिंता साफ नजर आ रही थी और उसकी इस चिंता को समझते हुए श्वेतांश अचानक कुछ सोचकर खुश होते हुए बोला, अरे यही तो सबसे बड़ा संकेत है उस ऊर्जा को खोजने का। किस संकेत के विषय में कह रहे हो तुम? वर्षित ने पूछा, जिसके जवाब में श्वेतांश उसके सामने आकर खड़ा होते हुए बोला, हमारे पास सबसे बड़ा संकेत है उस ऊर्जा को खोजने का। कुछ समय पहले तुमने ही तो कहा है कि वह इस पूरे संसार में सबसे अधिक ऊर्जावान है और यही हमारे लिए सबसे बड़ा संकेत है। हम इसी के जरिए उस तक सरलता से पहुंच पाएंगे। श्वेतांश के इस बात को सुनकर वर्षित के चेहरे पर जो चिंता के भाव आए थे वह अब एक प्रसन्नता के भाव में बदल गए। वो अब खुश होते हुए बोला, अरे हाँ, इस विषय में तो मैंने सोचा ही नहीं था। कभी कभी प्रश्न का उत्तर हमें प्रश्न के भीतर ही मिल जाता है। दूसरी तरफ राजकुमारी नंदिनी का कक्ष। राजकुमारी नंदिनी इस समय अपने श्रृंगार स्थल पर बैठी हुई थी और उसके आसपास कई सारे दासियां थे जिनमें से 3 दासी उसे सज्जित कर रहे थे। एक दासी जो उसकी केश बना रही थी वह अपने होठों पर मुस्कान के साथ खुशी के भाव से राजकुमारी नंदिनी से बोली, आपने सुना है ना राजकुमारी, इस उत्सव के मध्य में महाराज आप तीनों के विवाह का आयोजन भी करने वाले हैं। वो दासी इतना बोली थी कि तभी एक दूसरी दासी जो नंदिनी के हाथों में चूड़ियां पहना रही थी वह अति उत्साहित होते हुए बोली, हमें तो पूर्ण विश्वास है सबसे आकर्षक और शक्तिशाली राजकुमार तो राजकुमारी नंदिनी को ही मिलेंगे। उस दासी के इस बात को सुनकर राजकुमारी नंदिनी के होठों पर एक गुरूर भरा मुस्कान आ गया। वह घमंड से मुस्कुराते हुए बोली, उचित कहा तुमने, सबसे श्रेष्ठ वर केवल मेरा ही होगा। ऐसा कहकर राजकुमारी नंदिनी अपने स्थान से उठी और अपने पूरे श्रृंगार को एक बार आईने में निहारते हुए अपने दासियों की तरफ देखकर उनकी प्रशंसा कर कर बोली, आज तुम सबने तो हमें बहुत अच्छा सजाया है। दर्पण के सामने रखे एक संदूक में से कुछ सिक्के निकालकर उन दासियों की तरफ फेंकते हुए, आज के इस काम के लिए ये तुम्हारा उपहार है और आज से जब तक यह अनुष्ठान चलेगी तब तक तुम्हें आज से भी अधिक श्रेष्ठ श्रृंगार करना होगा मेरा। नंदिनी के इस बात को सुनकर उन दासियों ने सर झुकाकर उन सिक्कों को लेते हुए खुशी से कहा,
जी राजकुमारी। इसके बाद राजकुमारी नंदिनी अपने कक्ष से बाहर आ गई और वहां से राजकुमारी फूलवती के कक्ष की तरफ जाने लगी। राजकुमारी नंदिनी ने इस समय एक भूरे रंग के लहंगे के साथ सफेद रत्नों से जुड़े हुए आभूषण पहन रखे थे। उसके लहंगे की चुनरी उसके दाएं कंधे से होकर बाएं हाथ में चुनरी का एक हिस्सा था। उनके हल्के भूरे रंग के लंबे बालों का लंबा चोटी बना हुआ था जिस पर सफेद मोतियां लगी हुई थी और उसके बालों की कुछ लटें उसके चेहरे से टकरा रही थी। नंदिनी की खूबसूरत काली घनी पलकों वाली आंखों में गहरा काला काजल लगा हुआ था और होठों पर हल्की लाली थी। पैरों में घुंघरू से जुड़ा हुआ चांदी का पायल जिन पर भी सफेद रंग के हीरे लगे हुए थे। हाथों में सफेद हीरों से जड़े हुए कंगन, गले में हार, कानों में भारी बालियां और नाक में नथ। इस पूरे श्रृंगार के साथ राजकुमारी नंदिनी बला की खूबसूरत लग रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी फूलवती अब अपने कक्ष के श्रृंगार स्थल पर रखे कुर्सी पर बैठी हुई थी। इस समय राजकुमारी फूलवती के आसपास भी कुछ दासियां मौजूद थी। वह सारी दासियां केवल राजकुमारी फूलवती के लिए ही कार्य करती थी। उनमें से एक दासी जो महाराज के घोषणा के वक्त वहीं पर मौजूद थी, वह राजकुमारी फूलवती का श्रृंगार करते हुए उससे बोली, राजकुमारी, हम राज दरबार से सुनकर आ रहे हैं, महाराज कुलदेव आप तीनों राजकुमारियों के विवाह के लिए पात्र ढूंढने वाले हैं। ये सुनकर फूलवती जो अब तक अपनी आंखें बंद की हुई थी, उसने अपनी आंखें खोली और गुस्से में उस दासी को घूरते हुए बोली, इस तरह के बेकार की खबरें लाना ही आता है ना तुम्हें। फूलवती के गुस्से को देखकर वो दासी थोड़ा घबरा गई और चुपचाप दोबारा फूलवती का श्रृंगार करने लगी। लेकिन तभी फूलवती की कक्ष में दाखिल होते हुए राजकुमारी नंदिनी ने कहा, उसने बिल्कुल उचित कहा है फूलवती, पिताश्री काफी समय से इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने ज्येष्ठ भ्राता के दोनों पुत्र नीरज और रक्ष के लिए भी कन्याएं चयन कर ली है। ऐसा कहते हुए नंदिनी फूलवती के पलंग के पास आई और वहां पर बैठ गई। तो वही फूलवती ने जब नंदिनी के बातों को सुना तो उसकी आंखें गुस्से में सिकुड़कर छोटी हो गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। कुछ देर बाद जब फूलवती का श्रृंगार समाप्त हुआ तो वह उठकर नंदिनी के पास आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, हम अपने मित्रों के पास जा रहे हैं, अगर आप आना चाहती है तो आ सकती है। फूलवती ने कहा और अपने कक्ष के द्वार की तरफ बढ़ने लगी। फूलवती ने इस समय एक हल्के हरे रंग का लहंगा पहना था जिसकी चुनरी उसके बाएं कंधे पर थी। उसने अपने लहंगे के रंग के साथ ही मिलते हुए आभूषण पहने हुए थे। उसके कानों में भारी बालियां थी, नाक में नथ, हरे रंग के हीरो से जुड़ा हुआ हार, पैरों में चांदी की पायल, दोनों हाथों में हरे रंग के हीरो से जुड़ा हुआ कंगन, माथे पर बिंदिया। फूलवती के लंबे काले केश इस वक्त जोड़े में बंधे हुए थे जिन पर हरे रंग की मोतियां लगी हुई थी। फूलवती की काली आंखें सुर्ख काले काजल की वजह से और भी अधिक दमक रही थी। उसके होठों पर लाल रंग की लाली लगी हुई थी जिससे उसका पूरा श्रृंगार कुछ ज्यादा ही आकर्षक लग रहा था। उस श्रृंगार के साथ फूलवती का आभा किसी प्यारी राजकुमारी की तरह नहीं था बल्कि एक परिपक्व महारानी जैसा लग रहा था। इसके बाद उसके बातों को सुनकर नंदिनी भी पलंग से उठकर उसके पीछे जाने लगी। दूसरी तरफ राजकुमारी अंतरा और राजकुमारी चारुमती माही के नजरों से बचते हुए राजमहल के शाही भोजनालय में आ गई थी। वो दोनों बहुत देर से वहीं पर घूम रही थी और वहां पर जो भी व्यंजन पक रहे थे वो सारे व्यंजन ले लेकर खा रही थी। इस समय भी वो दोनों एक बड़े से पात्र के सामने खड़े होकर बहुत देर से उसके भीतर पक रहे खीर को अपनी लालसाई नेत्रों से देख रही थी। जो व्यक्ति वह खीर पका रहा था वह उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमारी, आप दोनों जाकर कहीं पर बैठ जाइए, जब भोजन तैयार हो जाएगा तब हम आपको बुला लेंगे। ये सुनकर चारुमती जल्दी से उस व्यक्ति से बोली, नहीं नहीं, हम यहीं पर रुक कर देखेंगे, आखिर हमें भी तो पता चले कि इतनी स्वादिष्ट खीर बनती कैसे है। चारुमती की बात खत्म होते ही अंतरा ने कहा, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर केवल खीर खाने की लालसा में खड़े हुए हैं तो आपका विचार गलत है महाशय। हम तो खीर बनाने की इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देख रहे हैं ताकि जब हमारा विवाह हो जाए तो हम भी अपने ससुराल में सभी को खीर खिलाकर प्रसन्न कर सके। हाँ, बिल्कुल उचित कहा है अंतरा ने। चारुमती ने इतना कहा ही था कि तभी भोजन आलय के भीतर रानी कौशल्या प्रवेश करते हुए उन दोनों का उपहास बनाकर हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं राजकुमारियों, देख लीजिए, हम तो कहते हैं कि केवल खीर ही क्यों, सारे व्यंजनों के विषय में आप पूरी जानकारियां ले लीजिए। मजाकिया अंदाज में हंसते हुए, कदाचित आप दोनों को विवाह करके यहीं पर तो आना है। ऐसा कहते हुए रानी कौशल्या उन दोनों की तरफ ही आ रही थी जिनके इन बातों को सुनकर जहां अंतरा शर्मा रही थी तो वही चारुमती के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया था। ना वह सही से शर्मा रही थी और ना ही उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने तुरंत अंतरा का हाथ पकड़ा और वहां से दौड़कर दूसरी दिशा में जाते हुए रानी कौशल्या से बोली, हम आपसे बाद में भेंट करते हैं, हमें एक विशेष कार्य याद आ गया है, इसलिए हम जा रहे हैं। चारुमती ने कहा और तुरंत अंतरा के साथ दौड़कर भोजनालय से बाहर आ गई। तो वहीं अचानक से चारुमती ने जब अंतरा को खींचकर बाहर लाई तो अंतरा थोड़ा सा हैरान हो गई और बाहर आने के बाद हौंकते हुए चारुमती की तरफ देखकर पूछी,
क्या हुआ चारुमती, तुम इस प्रकार से वहां से क्यों आ गई और साथ में हमें भी ले आई? हम रानी कौशल्या से कुछ बात करना चाहते थे और तुम हो कि हमें यहाँ पर ले आई। अंतरा के इस बात को सुनकर चारुमती उस पर थोड़ा क्रोधित होते हुए बोली, अंतरा, तुम्हें तुम्हारा प्रेम मिल गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी सखी को भूल जाओ, अपनी सखी के प्रेम को भूल जाओ। अंतरा के दोनों कंधों पर अपने दोनों हाथों को रखकर उसकी तरफ देखते हुए, हम तुमसे एक बात कह देते हैं, जब तक हमें हमारा प्रेम नहीं मिल जाएगा तब तक तुम भी अपने प्रेम के मिलने की खुशी में प्रसन्न नहीं होगी। ये कैसा तर्क है चारुमती, भला हम खुद को प्रसन्न होने से कैसे रोक पाएंगे? प्रसन्नता कोई जल की धारा है क्या जिसे बांध बनाकर रोक दिया जाए? अंतरा ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, जिसे सुनकर चारुमती उससे बोली, ये सब हम नहीं जानते, अगर तुम्हें बांध बनाना भी पड़े तो बना लो, जितना खर्च लगेगा वह हम खुद दे देंगे। चारुमती ने कहा और वहां से आगे जाने लगी। और तभी आगे बढ़ते हुए उसकी नजर सामने से रक्ष के साथ आ रहे सांभाल पर पड़ी, जिसे देखते ही चारुमती के होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई और वह अपना कदम उनकी तरफ बढ़ाते हुए अपने मन में सोची, आज तो हम तुम्हारा नाम जानकर ही रहेंगे। ये सब सोचते हुए चारुमती अपने ख्यालों में इतना ज्यादा खो चुकी थी कि उसे रास्ते में रखा हुआ फूल का गमला नजर ही नहीं आया। उसकी नजरें तो इस वक्त बस सांभाल पर ही टिकी हुई थी। और तभी जैसे ही उसका पैर उस फूल के गमले के साथ टकराई, वह लड़खड़ा कर सीधे मुंह के बल जमीन पर गिरने लगी। जैसे ही वह टकराई थी, उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और उसकी आंखें बड़ी हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती वह नीचे गिर चुकी थी। और अब तक उसे गिरते हुए वहां पर मौजूद सभी ने देख भी लिया था। वहां पर मौजूद कुछ दासी उसकी सहायता के लिए आगे बढ़े, अंतरा भी उसके सहायता के लिए वहां पर आई, लेकिन हंसते हुए वह चारुमती को सहारा देकर उठाते हुए उसी तरह हंसकर बोली, चारुमती, तुम तो सत्य में प्रेम में अंधी हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही चारुमती गिरी थी, सांभाल और रक्ष का ध्यान भी उस पर चला गया था। चारुमती को इस तरह से गिरे हुए देखकर रक्ष को तो बहुत हंसी आ रही थी। वह हंसते हुए ही तेज आवाज में चारुमती से बोला, भगवान ने तुम्हें स्वयं दंड दिया है चारुमती, अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया तो फिर इसी तरह किसी गमले से टकराकर गिरती रहोगी। ये बोलकर रक्ष और भी तेज तेज हंसने लगा। रक्ष के इस बर्ताव पर अब क्या प्रतिक्रिया देगी चारुमती? क्या होगा जब पता चलेगा माही को महाराज के किए गए घोषणा के विषय में? कैसे अब न्यरो बनाएगा दूसरा रणनीति माही को बचाने के लिए? और क्या श्वेतांश और वर्षित को पता चल पाएगा उस महाशक्ति ऊर्जा के विषय में? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला भाग।